एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है लाजवाब शानदार, एकदम बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार मटेरियल के साथ दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स आ चुके हैं दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने अब तक डाउनलोड नहीं करे तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, जल्दी से जाइए 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर और इस तरीके से जैसा आपके सामने प्रोसेस आ रहा है उसको फॉलो करिए और पाइए शानदार नोट्स। और इसके अलावा बहुत ही लाजवाब हर बार आप लोगों के लिए दोस्तों लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको मिलेंगे। कहाँ पर? 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर एकदम बढ़िया मटेरियल मिलेगा यार। जल्दी से फटाफट डाउनलोड करिए ऐप को और आगे बढ़िए दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अलावा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों क्योंकि मैं पहले आपको इंडिविजुअली दोनों के दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली और बहुत वाइडली डिस्कस करूंगा और उसके बाद इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिफरेंस भी खींचूंगा दोस्तों, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि फंक्शनल क्या है और डिविजनल क्या है। कोई डाउट बिल्कुल ना रहे। केस स्टडी भी करेंगे दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। शुरू करते हैं आज के सफर को। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड अफेक्टेड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो आउटकम है, रिजल्ट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, और ये बहुत ही सीवियरली अफेक्ट होकर चलता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इस वर्ड को आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से समझ के और माइंड में सेट करके चलना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैंडल बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर अपने अंडर कितने लोगों को बहुत ही सिस्टमैटिकली मैनेज कर सकता है, इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है दोस्तों, इसी को हम लोग कह के चलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के लिए दोस्तों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करके चलना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे लिखा गया है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ढांचा है, ठीक है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली लगाया जाता है। कौन कौन क्या क्या काम करेगा, क्या क्या ड्यूटीज करेंगे, क्या क्या पोजीशन होगी, जॉब पोजीशन, इस जॉब पोजीशन की कितनी ताकत होगी, सब कुछ दोस्तों स्ट्रक्चर में फिट कर दिया जाता है। एकदम बिल्कुल फिट, एकदम लाजवाब तरीके से फिट कर देते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रिलेशनशिप पीपल में, वर्क में और रिसोर्सेज में। सिंपल भाषा में फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स में जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन दोस्तों फिक्स करा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले का नाम है फंक्शनल और दूसरे का नाम है डिविजनल। पहले बात करते हैं फंक्शनल क्या होता है, आपके सामने ऑलरेडी डिटेल आ चुके हैं दोस्तों। लिखा गया है सिंपल भाषा में आपको बताता हूं फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टर्नओवर अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट में डील नहीं करती, एक प्रोडक्ट में डील करती है या एक टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है। टाइप का मतलब है आप दवाइयाँ बनाते हैं तो सिर्फ दवाइयाँ ही बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। आप अगर बिस्किट बना रहे हैं तो आप बिस्किट ही बना रहे हैं, भले चाहे बिस्किट 10 तरह के हों, 20 तरह के हों, लेकिन बिस्किट के अलावा आप कुछ नहीं बनाते। तो जब दोस्तों आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हो और उस सिंगल प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से चला के चलते हो, बहुत अच्छे से डील करके चलते हो, तो आपके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ध्यान से देखते हैं। When jobs of similar nature are grouped together on the basis of their functions as separate departments for the achievement of organizational objective, it is called function structure। तो दोस्तों जब सिमिलर नेचर का जो काम है, जो नेचर एक दूसरे से मिलता जुलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट में डाल दो, तो जब इन बेसिस पर मैं डिपार्टमेंट बना लेता हूँ
मतलब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट की सेलिंग की जिम्मेदारी, वो सब के सब मार्केटिंग वाले संभालेंगे। प्रोडक्ट को बनाना है, डिजाइन कराना है, वो सब का सब परचेज एंड R&D वाले संभालेंगे। तो जब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप करके एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है दोस्तों, इसी को हम कह के चलते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। ध्यान रख के चलेंगे। सिंपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपकी मेडिसिन की फैक्ट्री है और आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाते हैं। अब मेडिसिन की मार्केटिंग करनी है, तो मेडिसिन की मार्केटिंग तो यार सेम तरीके से ही होगी। MR अपॉइंट करने पड़ेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, मेडिकल स्टोर के पास अवेलेबल कराएंगे। सेम तरीका है, कुछ नया तरीका नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस मुझे बिस्किट बेचना होता तो बिस्किट के लिए डॉक्टर काम नहीं आएगा। उसके लिए मुझे कन्फेक्शनरी शॉप पे जाना पड़ेगा और शॉप पे जाना पड़ेगा, घर पे जाके लोगों के सैंपल बांटने पड़ेंगे, तब जाके मेरा प्रोडक्ट चल पाएगा। तो सिंपल भाषा में जब एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, तो इसको दोस्तों मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कहता हूं। मतलब मार्केटिंग हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, वो सबका सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ब्रांचेस अलग अलग जगह हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही है। ऐसे दोस्तों स्ट्रक्चर को हम लोग कह के चलते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसमें सबसे अच्छी बात है, अ मेजर डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू माइनर डिपार्टमेंट, माइनर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन एंड सबसेक्शन। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट को मैं छोटा हिस्सा कर सकता हूँ, छोटे के और छोटे छोटे हिस्से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे। और वर्क जो होता है दोस्तों इसके अंदर हमेशा टॉप टू बॉटम असाइन होता है। वर्क तो यार हमेशा टॉप टू बॉटम ही आएगा ना यार। टॉप लेवल वाले बेचारे लोअर लेवल वालों को परेशान ही करेंगे, उनका काम ही यही है परेशान करना, और कर क्या सकते हैं। आगे आपके सामने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ध्यान से देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके अंदर आपके HR, मार्केटिंग, R&D, परचेजिंग, ये सब के सब डिपार्टमेंट है, और ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। वो प्रोडक्ट मेडिसिन हो सकता है या जो भी जिस भी चीज का आपका काम है, कुछ भी हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। इट कुड बी स्टेशनरी हो सकता है, आपका स्टेशनरी का काम हो तो स्टेशनरी का ही काम है, कोई और काम नहीं है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसमें कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, मल्टी प्रोडक्ट में डील नहीं करती। सुटेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन भले से बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होनी चाहिए। एक्टिविटीज बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम बहुत है, ठीक है। आप मेडिसिन बना रहे हैं तो मेडिसिन के काम में बहुत कुछ बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना सिर्फ मेडिसिन रहे हैं, आप किसी और चीज से डील नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि मेडिसिन के साथ आपने कॉस्मेटिक शुरू कर दिया, नहीं, मेडिसिन अलग है, कॉस्मेटिक अलग है। मेडिसिन मींस ओनली मेडिसिन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है भले चाहे हम लोग मेडिसिन का काम करें, लेकिन जो हम काम करेंगे वो लाजवाब काम करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एडवांटेज की बात करूं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है। अब ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? जिसका जो काम है वो काम बहुत शानदार करता है। मार्केटिंग वाले को काम दिया गया है भैया दवाइयों की मार्केटिंग करनी है, जी जान लगा देता है दवाइयां बेचने में और बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेकर आता है, लाजवाब परफॉर्मेंस है इंसान की। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, अगर मैं उसको कहूं कि बिस्किट बेच दो तो हो सकता है शायद वो बिस्किट ना बेच पाए, जितने अच्छे से वो क्या बेच पा रहा है, दवाइयां बेच पा रहा है। तो वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, निपुण है, एकदम एक्सपर्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं है। तो ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन मतलब जिस इंसान का जो काम है, जो ऑक्यूपेशन है, वो अपने काम में एकदम लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। दूसरा, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है, उसके अंदर डिपार्टमेंट लिमिटेड है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इजी भी होगा और स्मूथ भी होगा। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, इससे आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम अच्छा होगा और इफेक्टिव होगा हमेशा हमेशा हमेशा। हर फंक्शन को ड्यू अटेंशन मिलेगी और डुप्लीकेशन होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का काम सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर करेगा, कोई और करने वाला नहीं है। तो डुप्लीकेशन का चांस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारे पास ऑलरेडी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, तो डुप्लीकेशन क्यों होगा? कोई चांस नहीं है दोस्तों। और इसमें लोगों को ट्रेन करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंसान के अंदर स्किल्स को लेकर आना इतना मुश्किल काम हो ही नहीं सकता, आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बात करें दोस्तों डिसएडवांटेज की, तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला, लेस एम्फोसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज। सबसे बड़ी मुसीबत है, सारे के सारे जो फंक्शनल हेड है ना, मार्केटिंग वाला कह रही मैं तो मार्केटिंग लाजवाब करूंगा, भले चाहे पैसा जितना मर्जी लग जाए।
प्रोडक्शन वाला, जी हम तो प्रोडक्शन शानदार करेंगे, भले चाहे नई मशीनरी मंगानी पड़ जाए। सबके सब अपने डिपार्टमेंट को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। अब हर इंसान जब अपने डिपार्टमेंट को ऊपर उठाएगा तो कभी कभी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्ट हो जाता है। मतलब आप सोचोगे कि यार अगर हर इंसान अपने डिपार्टमेंट को ऊपर उठा रहा है तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना चाहिए। नहीं, कभी कभार नुकसान भी होता है। क्यों होता है? एक दूसरे की देखा देखी में कि फलाने डिपार्टमेंट के अंदर इतना पैसा खर्च करा, हम भी खर्च करेंगे। मशीनरी की नीड नहीं है तब भी मशीनरी नहीं मंगा ली, ठीक है। किसी सेलिब्रिटी की नीड नहीं है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, फिर भी सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट प्रमोट कराया जा रहा है। भैया पैसा एक्स्ट्रा जबरदस्ती पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये बेवकूफ़ी है। ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ चलती है ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा, लड़ाइयाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हर इंसान के जो डिपार्टमेंट हैं वो कभी कभार एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं पैसे की बात को लेके। मार्केटिंग वाले कह रहे हैं इस बार हमें ज़्यादा पैसा चाहिए सर, क्योंकि हमें ना बढ़िया लेवल की मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि सर इस बार हमें चाहिए क्योंकि हमें नई मशीनरी मंगानी है। तो आपस में दो डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है इन छोटे छोटे मनी से रिलेटेड क्राइसिस को लेके। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पैसा है वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई तो बनती है दोस्तों। तीसरा के बाद हमारे पास चौथा आता है, इसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इनफ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं ना वो एक ही काम को करना सीखेंगे। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में ही रहेंगे, वो ना तो कभी परचेज में जा सकते हैं, ना कभी R&D में जा सकते हैं, ना फाइनेंस में जा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इंसान एक ही फंक्शन में ट्रेंड होता है तो वो बाकी सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉइज़ किसी और डिपार्टमेंट में नहीं भेजे जा सकते, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और उसके बाद किसी डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता फेलियर के लिए। अब एग्जांपल, मान लीजिए दवाई वाला काम अच्छा नहीं चला तो मैं किसको ब्लेम करूं? मैं कहूं प्रोडक्शन वालों की आपने अच्छा नहीं बनाया, मैं कहूं मार्केटिंग वालों की आपने अच्छी मार्केटिंग नहीं करी। मैं किसको ब्लेम करूं? मैं ब्लेम नहीं कर सकता। और कोई भी डिपार्टमेंट ब्लेम एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब कहेंगे सर इसकी वजह से हुआ, सर इसकी वजह से हुआ। कोऑर्डिनेशन अपने आप ही कम हो जाता है, ब्लेम गेम तो चलता ही चलता है दोस्तों। दूसरा स्ट्रक्चर आता है दोस्तों हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कंपनी बहुत बड़ी होती है और वो मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आईटीसी, ठीक है। अब आईटीसी कंपनी का नाम सबने सुना है, बहुत ही शानदार कंपनी है। आईटीसी हो गई, टाटा हो गई, आदित्य बिरला ग्रुप हो गई, ये सारी कंपनीज बहुत ही शानदार कंपनीज है। आईटीसी की हम बात कर रहे थे। आईटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है। आईटीसी कॉस्मेटिक में डील करता है, आईटीसी सिगरेट में डील करता है, आईटीसी स्टेशनरी में डील करता है, आईटीसी हेल्थ प्रोडक्ट में डील करता है, आईटीसी ग्रोसरी में डील करता है, आईटीसी बिस्किट में डील करता है, आईटीसी नमकीन में भी डील करता है और स्नैक्स में भी डील करता है। मतलब इतना सारा काम एक कंपनी और इतना सारे के सारे प्रोडक्ट की रेंज लेकर आ रही है जो कि अलग अलग टाइप की हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग से फंक्शन स्ट्रक्चर बना देती है। मतलब सिगरेट के लिए एक अलग फंक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉस्मेटिक के लिए एक अलग से फंक्शन स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। स्टेशनरी के लिए एक अलग से फंक्शन स्ट्रक्चर है पूरा। कॉस्मेटिक के लिए अलग है, मेडिसिन के लिए अलग है, गैजेट्स के लिए अलग है। कंपनी बहुत बड़ी है, उसने हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। सिंपल भाषा में बहुत सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर को मिला के दोस्तों हमारा बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर। यही ध्यान रखे चलेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का सम है। जब एक सिंगल कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है तो हर प्रोडक्ट के लिए कंपनी एक अलग अलग फंक्शन स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको एज अ होल हम लोग कहते हैं दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर। ध्यान रख के चलेंगे। और ये वही कंपनीज कर सकती हैं जो मल्टी प्रोडक्ट में डील करें। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि बिस्किट क्रीम वाला भी बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी क्रीम भी बना रहे हैं और मिल्क क्रीम भी बना रहे हैं। मल्टी प्रोडक्ट ये नहीं हुआ दोस्तों। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब है बिस्किट बना रहे हैं, साथ में नमकीन भी बना रहे हैं या कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शन, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी मार्केटिंग सब कुछ अलग हो, सब कुछ डिफर करे, उनको हम लोग मल्टी प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब मैं कॉस्मेटिक की मार्केटिंग और बिस्किट की मार्केटिंग सेम टाइम पे नहीं कर सकता। दोनों के लिए मुझे अलग अलग लोग चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां बिस्किट और कॉस्मेटिक को मैं इकट्ठे कैसे बेचूंगा? सोचिए एक बारी, एक जगह मैं कहूं कि बिस्किट खाओ, हेल्दी रहो और पाउडर लगाओ, सुंदर दिखो, ये कैसा हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कॉस्मेटिक के लिए अलग चाहिए, बिस्किट के लिए अलग चाहिए। तो ऐसी कंपनीज दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके चलती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा रहे हैं यहाँ पर। When an organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped together, one department or one division called
डिविजनल स्ट्रक्चर, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे लिखा गया है ईच डिवीजन हैज अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन फ्रॉम विच ही बिलोंग्स। मतलब कंपनीज के जितने भी डिवीजन है, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, जो भी हैं सारे के सारे, उन सब के लिए एक इंसान है जो जिम्मेदार है। मतलब सिगरेट डिवीजन को मिस्टर ए लीड कर रहे हैं, कॉस्मेटिक डिवीजन को मिस्टर बी लीड कर रहे हैं या मिस बी लीड कर रही हैं, ठीक है। स्टेशनरी डिवीजन को मिस्टर सी लीड कर रहे हैं, हेल्थ केयर को मिस्टर डी लीड कर रहे हैं या मिस डी लीड कर रही हैं। पॉसिबल है, तो वो इंसान जिम्मेदार है। अगर बाय चांस कॉस्मेटिक डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मैं सीधा सीधा मिस्टर बी या मिस बी से पूछूंगा, हाँ जी क्या हो क्या रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये बताइए, मुझे प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा है ये बताइए आप। मैं पूछूंगा उनसे, मैं मालिक हूं, मैं पूछ सकता हूं उनसे, ठीक। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। मतलब हर डिवीजन के अंदर अपना परचेज, अपनी मार्केटिंग, अपना प्रोड्यूस, अपना R&D, अपना फाइनेंस, सब कुछ अपना ही है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, सब कुछ अपना है हर डिवीजन के अंदर, टेंशन खत्म। मार्केटिंग है, स्टेशनरी वाले अपनी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है, सिगरेट वाले अपनी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, कॉस्मेटिक वाले अपनी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, सब अपने अपने काम पे फोकस करेंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही कुछ नहीं है। एग्जांपल दे रखा है, एक कंपनी है टेक्सटाइल, फूड, कॉस्मेटिक, बहुत सारी चीजों में डील कर रहे हैं, तो जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम होगा वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आएगा, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम होगा वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में आएगा। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके कुछ एडवांटेज से पहले सुटेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने एक बहुत ही शानदार डिविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है यार, मजा ही आ गया। जैसे एग्जांपल, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट। एक कंपनी है उसके सारे डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। उसका टेक्सटाइल शानदार, कॉस्मेटिक जानदार, मेडिसिन धमाकेदार, और फूड डिपार्टमेंट के तो भाई साहब कहने नहीं है, गजब, एकदम मजा आ जाता है खा के, बिल्कुल बढ़िया है। सुटेबिलिटी, सबसे पहले जितनी भी ग्रोइंग कंपनीज है, जो भी कंपनी ग्रो करना चाहती है लंबे टाइम में, वो हमेशा 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 डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करेगी। दूसरा, जिन कंपनीज को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए लाजवाब, वो हमेशा 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 डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करती है। और तीसरा, जो भी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसकी मजबूरी है दोस्तों, वो डिविजनल ही प्रेफर करके चलेगी, ध्यान रख के चलेंगे। एडवांटेज की बात करूं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जितने प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे प्रोडक्ट लाजवाब होंगे। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट पे फोकस करके चलेगी, और क्योंकि मल्टी स्ट्रक्चर है पूरा पूरा, बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक वाले अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा डील करेंगे, बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करेंगे। स्टेशनरी वाले स्टेशनरी को बहुत अच्छे से सीवियरली देख के चलेंगे, अच्छा होगा स्टेशनरी का सारा काम, हर एक प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, कोई किसी में दखल ही नहीं देगा, सबको अपना अपना काम पता है, ठीक है। स्टेशनरी वाले कॉस्मेटिक वालों से बात नहीं करें, कॉस्मेटिक वाले सिगरेट वालों से बात नहीं करें, सिगरेट वाले टेक्सटाइल वालों से बात नहीं करें, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, कोई किसी से मतलब आलतू फालतू बात ही नहीं करता, इसलिए कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इसमें डिसीजन फास्टर है, क्योंकि कोई भी डिसीजन किसी और से पूछना नहीं है, आप जिम्मेदार हो, जो फैसला लेना है ले, जिम्मेदार आप ही हो, आप डिविजनल मैनेजर हो। मान लीजिए मेरे को कॉस्मेटिक डिवीजन का हेड बनाया गया, मार्केटिंग किससे करानी है, ऐड किससे कराना है, प्रोडक्ट कैसे चलाना है, वो सब जिम्मेदारी मेरी है। मेरी टीम तैयार है, मेरे मार्केटिंग मैनेजर तैयार है, जो मुझे बताएंगे सर इससे कराना चाहिए, इससे कराना चाहिए, आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, इसका बहुत ट्रेंड है, इस सेलिब्रिटी से कराओ, वो मुझे गाइड करेंगे, मुझे बताएंगे इससे कराओ, कराना मैंने है, पैसा मैंने लगाना है, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, जवाबदेही मेरी होगी, मुझे आगे मालिक को जवाब देना है, जो भी मेरा सीनियर है मुझे बताना है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ कहाँ खर्च नहीं हुआ, मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, नए डिपार्टमेंट्स, नए डिवीजन, नए प्रोडक्ट को ऐड करा जा सकता है बिना पुरानों को डिस्टर्ब करे। और सबसे अच्छी बात है इसमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का कोई भी रुकावट है ही नहीं, बिल्कुल भी पूरा स्कोप है, जितना एक्सपेंड कर सकते हो करो, तरक्की अनलिमिटेड नॉन स्टॉप, जितनी कर सकते हो करो। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और हमारे एडवांटेज है जिसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी देनी बहुत आसान है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी डिवीजन है वो अपने डिविजनल मैनेजर पूरा अकाउंटेबल रहेगा। सिंपल भाषा में, अगर स्टेशनरी डिवीजन का प्रॉफिट इस बार गिरा है तो जो भी स्टेशनरी डिवीजन का मैनेजर होगा
डिविजनल मैनेजर होगा, डिविजनल हेड होगा, जो भी स्टेशनरी को लीड कर रहा होगा, मैं तो सीधा उससे पूछूंगा भाई साहब हो क्या रहा है, स्टेशनरी डिवीजन में नुकसान क्यों, मुझे जवाब दो, रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे इस बात की। तो वो इंसान अकाउंटेबल है, वो बताएगा सर क्या गलती हो गई उससे, वो बताएगा। डिसएडवांटेज की बात करूँ, ये बहुत महंगा है यार, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट अप्रोच है। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, और बहुत सारे प्रोडक्ट का मतलब बहुत सारी कॉस्ट, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा यार, बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। दूसरा, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। क्यों लड़ाइयाँ होती है? सारे के सारे जितने भी डिवीजन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। कॉस्मेटिक कहेगा सबसे ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाए, मैं अपने डिवीजन को बड़ा बना लूँ। स्टेशनरी कहेगा पैसा मुझे दो, मुझे ग्रो करना है। सारे डिवीजन भाई पैसा, पैसे के लिए कोई लड़ाइयाँ तो भैया होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट जो सबसे सिंपल हमारे पास है, सारे डिपार्टमेंट अपने ऊपर फोकस करते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का नुकसान होता है, और इसमें डुप्लीकेशन बड़ा होता है। अब डुप्लीकेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसा है जो कॉस्मेटिक डिवीजन को भी चाहिए और जो मेडिसिनल डिवीजन को भी चाहिए। मान लो एलोवेरा है, कॉस्मेटिक में भी यूज हो रहा है, मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, तो कॉस्मेटिक वाले अपने ट्रक अलग भेजेंगे लेने के लिए, मेडिसिन वाले अपने ट्रक अलग भेजेंगे लेने के लिए, तो कॉस्ट अपने आप ही डबल हो गई। भाई एक बार भी तो आ सकता था सामान, लेकिन ये अलग जाएंगे वो अलग जाएंगे, इसलिए डुप्लीकेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये इसका सबसे खराब पॉइंट है, इसमें डुप्लीकेशन और वेस्टेज बड़ी होती है। ठीक है, अब बारी आगे दोस्तों फाइनल इन दोनों के डिफरेंस की। फॉर्मेशन की बात करूं, फंक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपके फंक्शन के बेसिस पर, जबकि डिविजनल फॉर्म होता है आपके प्रोडक्ट के बेसिस पर। इकोनॉमी कॉस्ट की बात करूं तो फंक्शन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि उसमें इतना काम ही नहीं होता। डिविजनल थोड़ा महंगा है, लेकिन यार ग्रो भी तो उसके हिसाब से ही है ना। कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो फंक्शनल के अंदर कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, जबकि डिविजनल में बहुत इजी है कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि सब अपने अंदर अंदर ही है, किसी से बाहर बात ही नहीं करते। फंक्शनल में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो फंक्शनल फोकस करता है फंक्शन पे, जबकि डिविजनल फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। लाजवाब प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो बनाना। अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, मतलब जिम्मेदारी देने की बात करूं, तो फंक्शनल में किसी को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, जबकि डिविजनल में ईजी है। किसी को कहना कि भाई आपकी वजह से नुकसान हुआ, ये कहना आसान रहता है। सुटेबल की बात करूं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन सुटेबल है, लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करना चाहती है, उनके लिए केवल और केवल डिविजनल ही सुटेबल है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया फंक्शनल और डिविजनल में क्या डिफरेंस है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।